नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं आज के वीडियो में भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। अभी हाल ही में जो अगर आपको याद हो तो लोकसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, द्वितीय वाला सेकंड वाला का जो सन चल रहा है इसका सत्र, उसमें एक प्रश्न जो बीजेपी के एक सांसद के द्वारा बोला गया, उसके ऊपर जो पर्यटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो यूनेस्को धरोहर की सूची में जो अस्थायी वाली जो सूची जिसे कहते हैं हम, उसमें 6 स्थलों को समाहित किया गया है। किनको? 6 स्थलों को समाहित किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं कौन कौन से हैं तो आज आपको यह क्लास पूरी देखना है, ये वीडियो, इसके माध्यम से आप जान जाएंगे। यूपीएससी विश्व धरोहर स्थल के बारे में लगातार प्रश्न पूछता रहा है और पूछता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, आपको कंटेंट पूरी तरीके से वेरीफाइड मिलेगा। कौन कौन से है, किन किन से राज्य, कौन से मतलब किससे संबंधित हैं, ये सारी घटनाएं अभी हम जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक तो देखिए। तो चलिए करते हैं इसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चाएं। भारत में संभावित सूची में अब 62 मतलब 62 क्या होंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। कितने हो गए? 62 संभावित हो गए, जो कि अस्थायी सूची में है। स्थायी सूची में कौन से होंगे? स्थायी सूची में वह होंगे जो कि इनमें से सिलेक्ट होकर के यूनेस्को ने क्या कर लिया, अपनी सूची में समाहित कर लिया। यह 62 भारत की ओर से यहाँ भेजे गए हैं, उनमें टोटल कितने हो गए? 62, जिसमें से स्थायी सूची में जाना भी बाकी है। ये देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर विश्व धरोहर स्थल बनना है तो उनको अस्थायी सूची में समाहित होना पड़ता है, कुछ कंडीशंस जो होती है उससे गुजरना पड़ता है, शर्तें, उसके बाद उसको यूनेस्को की धरोहर सूची में अंततः शामिल कर लिया जाता है। ये जो बोली है 62 वाली, जो 6 नए स्थल जोड़े गए हैं, इनकी पुष्टि इन्होंने केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी ने हाल ही में लोकसभा में इसकी पुष्टि की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। संभावित धरोहर स्थलों की सूची में शामिल 6 नए स्थल कौन कौन से हैं? ये जो 6 नए स्थल हैं इनके बारे में हम थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आइए थोड़ा आपको यहाँ पर डिस्कशन कर दूं मैं। सबसे पहला है तेलंगाना। किस राज्य में है? तेलंगाना में। कहाँ पर है भैया? तेलंगाना में। तेलंगाना का मेन हिर जो कि महापाषाणकालीन समय पर बनाया हुआ है। क्या है ये स्थल है जो दफनाए हुए हैं लोगों को, उनके ऊपर उनकी स्मारक बनी हुई है, उनकी चर्चा की जा रही है। तो तेलंगाना में स्थित यह मेन हिर प्राचीन काल में दफन स्थलों, जो दफनाए गए स्थल हैं, जो दफनाए गए हैं उनकी बात हो रही है कि दफनाए गए स्थलों या उन पर बने स्मारकों के रूप में खड़े किए गए हैं। बड़े पत्थरों, क्या है? बड़े पत्थरों का एक अद्भुत उदाहरण है, और ये अद्भुत हो गया तो इसलिए क्या हो गया, यूनेस्को में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। यह स्थल महापाषाण काल का प्रमाण है और उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक शैलियों को दर्शाता है। अब यह सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों को दर्शा रहा है, इसका मतलब है कि स्थायी सूची में जाने के लिए भी लगभग तैयार रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस भावना को, इस बात को। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दूसरा कौन सा है? 6 में से दूसरा है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अब ये जो है बस्तर जिले में स्थित यह उद्यान दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जंगलों और जैव विविधता का अनूठा उदाहरण है। एक तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, साथ में यह उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जंगल हैं वे भी यहाँ पर पाए जाते हैं, आर्द्र। ठीक है, यहाँ पर ये जंगल पाए जाते हैं, इसकी विशेषताएं हैं। और क्या है इसकी वे देखिए जरा, यह क्षेत्र दुर्लभ और संकटग्रस्त जीव जंतुओं का घर है। साथ ही यहाँ की कुटुम सर और कैलाश गुफाएं अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अब याद रखिएगा, आपको यूपीएससी घुमा करके देगा कि ये कहाँ अवस्थित हैं। कुटुम सर और कैलाश गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, वो घुमा करके लेके आएगा। जो चर्चा मुद्दा तो बन गया ना, तो यूपीएससी में प्रश्न बनता है, रामसर स्थल से लगातार पूछता रहा है वो।
अगला है अशोक के शिलालेख स्थल, यानी कि यह कोई एक राज्य तो है नहीं, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग जगह फैला हुआ है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस राज्य में, यानी कि यहां पर शामिल किया गया है वे जितने भी शिलालेख है अशोक के, उन सभी को शामिल किया गया, जहां जहां है, जिस जिस राज्य में जिस जिस स्थान पर है उसको समाहित किया जाएगा इसमें। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित ये शिलालेख धम्म नीति, अहिंसा और सहिष्णुता का क्या देता है, संदेश देता है, इसलिए इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे देखें हम, ये शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं। याद रखिए, ब्रह्मलिपि पूछा जाता है, और भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ये जो अशोक की जो बात हो रही है, अशोक के स्तंभ की, उनमें कहाँ कहाँ है मुख्यतः बात करें, सभी की बात नहीं करेंगे। धौली कहाँ पर है? ओडिशा। गिरनार गुजरात, गुजरात में है गिरनार। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। यानी कि आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे स्थान जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं उनको समाहित किया गया इस बार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए जरा। 64 योगिनी मंदिर, ये भी विभिन्न राज्यों में वैसे तो, पर मुख्यतः इनमें जो समाहित हो रहे हैं मध्य प्रदेश और ओडिशा के जो है उनको समाहित किया जा रहा है। ये जो 64 योगिनी मंदिर है, इसमें मंडलीय मंदिर देवी शक्ति की उपासना, इसमें मंडलीय मंदिर देवी शक्ति की उपासना के केंद्र हैं, और तांत्रिक परंपरा के क्या माने जाते हैं? प्रतीक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है, देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और तांत्रिक गतिविधियां यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का मितावली मंदिर, अब आपसे बोल रहे हैं मितावली मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, या कनेक्ट करके कथन बना के दे दिया, ओडिशा में नहीं, ओडिशा में नहीं, मितावली मंदिर मध्य प्रदेश में है। और हीरापुर कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित 64 योगिनी मंदिर अवस्थित स्थापत्य शैली और पौराणिक कथाओं का क्या है, को दर्शाने वाला एक दुर्लभ स्थान है, अद्भुत स्थान है दोनों, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और इसीलिए इनको 64 इसमें समाहित किया। और जब ये धरोहर सूची में अगर शामिल होने जा रहे हैं, अस्थायी सूची में समाहित हो गए हैं, यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में भी इसको जोड़ करके पूछ लेगा आपसे, इसलिए आप इनके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ के रखिएगा। अगला है उत्तर भारत के गुप्तकालीन मंदिर। क्या यहाँ पर एक राज्य कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते। उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर जितने भी गुप्तकालीन मंदिर बने हैं उन सभी को इसमें समाहित किया गया है। जैसे चौथी जो है 4th नंबर की से लगा करके 6वीं जो शताब्दी, 4वीं से 6वीं शताब्दी को भारतीय कला और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है इस समय को, 4वीं से 6वीं शताब्दी को गुप्तकाल का समय है, और गुप्तकाल के समय को स्वर्ण युग माना जाता है भारतीय कला और संस्कृति का। इन मंदिरों में नागर शैली की उत्कृष्ट वास्तुकला और मूर्ति कला का प्रदर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रमुख उदाहरण अगर हम देखें तो दशा अवतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, बितरगांव मंदिर जो बितरगांव वो भी कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। आपको जरा याद आ रहा है यहाँ केवल उत्तर प्रदेश, तो आप ये मत लगा दीजिएगा उत्तर प्रदेश में ये सब, ये केवल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास किए जा रहे हैं प्रमुख उदाहरण में। बाकी ये उत्तर भारत लेकर, मतलब उत्तर भारत के जितने राज्य हैं वहां पर गुप्तकालीन समय में जितने भी मंदिर बने हैं उन सभी को इस सूची में समाहित किया जा रहा है। अगला है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलों के महल और किले। जो ये बुंदेले थे, बुंदेले, इनका आज के समय में जो बुंदेलों का जो बने हुए हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में समाहित है, क्योंकि इनकी सीमाएं बनी हुई हैं उसके अनुसार। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का ये इलाका इधर जाएगा, ये होके ऐसे ऐसे बाहर आ रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से। अब ये जो है आपको ये उत्तर प्रदेश घुस गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वाला जो इलाका मिलेगा बुंदेलों का, तो यहाँ पर दोनों में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इस वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों राज्यों को एक साथ समाहित करेंगे, या मान करके सरकार ने इसको समाहित किया है। बुंदेला शासकों द्वारा निर्मित ये किले और महल मध्यकालीन स्थापत्य कला और सैन्य रणनीति का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ये जो किले बनाए गए थे सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। ओरछा का किला मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं कालिंजर का किला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित। इन श्रृंखलाओं के मुख्य प्रमुख उदाहरण है, केवल दोनों राज्यों का एक एक एग्जाम्पल लिखा हूं, बाकी बहुत सारे हैं जो बुंदेलों के द्वारा बनाए गए हैं, वे सब इसमें समाहित किए हैं। जो जो इन्होंने बनाए ये मुख्य है, प्रमुख है, जो चर्चित रहते हैं। ये 6 जो मुख्य स्थल हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनके ऊपर हमने जाना।
ये 6 स्थल जो कि अभी जो लोकसभा में संसदीय जो सत्र चल रहा है उसमें प्रेरित उसमें बात सामने आई है। क्या महत्व है इनको शामिल करने से क्या हो जाएगा? तो इसका महत्व ये होगा कि अगर इनको समाहित नहीं किया गया होता तो क्या हम पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते। तो पहला मकसद तो क्या हो गया? सभी को जागरूकता, सभी इससे अवेयरनेस हो गए, सभी इनके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। और इसके वजह से क्या होगा? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को क्या मिलेगा? पूरे विश्व के लेवल पर एक पहचान उपलब्ध होगी, ना केवल भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, विश्व की। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कैसे? मान लीजिए कोई विदेशी ये भारत में घूमने आता है और ये सांस्कृतिक जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया तो वहां वो देखने जाएगा और वहां जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, कुछ खाना हो गया, कुछ ठहरने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ना वहाँ पर एक्टिविटीज। तो उसमें उसकी जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वे दुकान लेके बैठे होंगे, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन होगा और ये ऐतिहासिक स्थान है तो यूनेस्को क्या करेगा? इसमें फंडिंग करेगा ताकि हम इनका संरक्षण अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को पाने के लिए आप हमारे नंदनी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के साथ निरंतर बने रहिए और आपको मिलेगी बहुत जल्द एनसीईआरटी की जो महामैराथन हम लोग की चल रही है वो भी, और लाइव आने का चल रहा है, लाइव भी मिलेंगे। तो लाइव जुड़ने के लिए आप तैयार रहिए बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।